कक्षा 8 और 4 है वसंत पुस्तक से। कविता का नाम है भगवान के डाकिए, जिसके लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई एक कविता है, जिसमें बताया गया भगवान के डाकिए। डाकिया जानते हो आप? जैसे क्या है, अब तो काफी कम हो गया है इनका यूज, लेकिन फिर भी जैसे कुछ पत्थर वगैरह आते हैं तो घर पे देने आते हैं। डाकिया डाकघर में काम करता है। कोई लेटर आता है, पत्थर आता है, कुछ भी चीज आती है डाकखाने में तो वो क्या है, घर घर जाकर उसे देता है। अर्थात दूर की खबर, जब दूर से कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ लिख कर भेजता है तो वो खबर पहुंचाने का काम कौन करता है हमारे तक? डाकिया। तो इसमें एक डाकिए के विषय में बताया है कि डाकिए कौन है, भगवान के डाकिए कौन है और किस तरह से वो हमें कौन सा भगवान का कौन सा संदेश देना चाहते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं जो भगवान के डाकिए हैं वो हमें एकता का, सद्भावना का, बंधुत्व की भावना का क्या करते हैं, संदेश देते हैं कि हमें सबके साथ एकता के साथ रहना चाहिए, अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए, सद्भावना से रहना चाहिए। तो इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि प्रकृति किसी तरह का भेदभाव नहीं करती किसी के साथ, वो हमेशा सबके साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहती है, प्रेम का संदेश देती है। ये तो हम मनुष्य ही हैं जो एक दूसरे को बांट रहे हैं, जाति पे, धर्म पे एक दूसरे को अलग अलग कर रहे हैं कि हाँ तुम्हारी ये जाति है, इससे दूर रहना, ये रहना, छोटे बड़े का जो भेदभाव है। प्रकृति ने हमें कोई नहीं दिया, प्रकृति सबको समान रूप से लेकर चलती है। सब एक पेड़ से, उसी पेड़ से सब फल लेते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, पेड़ों से ही लेते हैं। ये तो नहीं है उच्च जाति का तो कहीं और से लेता होगा, पानी बादलों से पानी गिरता है, सबको बराबर पड़ता है। किसी को ये नहीं है किसी को भाई ये अमीर है इसको ज्यादा मिलेगा, ये उच्च जाति का है इसको ज्यादा मिलेगा। तो इस प्रकार से कवि बताते हैं कि प्रकृति तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, ये तो समाज में नियम बना रखे हैं हम मनुष्यों ने कि हाँ भाई ये उच्च है, ये नीच है, ये इस जाति का, ये उस जाति का। तो कवि कहते हैं इस कविता के माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं, अपने डाकियों के माध्यम से भगवान हमें संदेश देना चाह रहे हैं कि जो भेदभाव है इसको मिटाकर आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अभी प्रारंभ करते हैं, आज इस कविता की क्या व्याख्या करवा रहे हैं, तो व्याख्या को देखो बेटा। पहली पंक्ति है, ये कल्पनात्मकता है, इसमें कविता में कल्पना करना, मन में इमेज करना कि भाई हाँ कैसे है, तो इस विषय में कल्पना के आधार पर है, ये कल्पना करके देखना इस कविता को कि ऐसा होगा। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, तो इसमें किसको डाकिया बताया है? पक्षी और बादल को। जिस तरह से डाकिए का काम होता है संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजना, उसी तरह से क्या है पक्षियों का और बादलों का क्या काम है, जो प्रेम पूर्वक जो संदेश है, भगवान का जो संदेश है वो हम तक पहुंचाना। जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, पक्षी की कोई सीमा नहीं होती, पक्षी को ये नहीं पता होता ये दूसरा देश है, ये देश है, नहीं बादल को पता होता, वो ये लिमिट ले गए। इसलिए यहाँ पे दिखाया गया प्रकृति को नहीं पता ये दूसरी सीमा आ गई, दूसरे देश की सीमा आ गई, वो स्वतंत्र है। प्रकृति क्या है? स्वतंत्र है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना संदेश भेजने में कोई किसी चीज का कोई बंधन नहीं मानती। तो क्या करते हैं, ये जो भगवान के डाकिए हैं पक्षी और बादल, एक देश से दूसरे देश में प्रेम का संदेश लेकर घूमते रहते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बांसते हैं। कवि कहता है कि जो प्रकृति का संदेश है, जो बादल और पक्षी हमें चहकाकर, बादल गरज कर हमें कुछ बताना चाह रहे हैं, उन्हें हम तो नहीं समझ पाते, हमारी बुद्धि क्या है वहां तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि हमारे अंदर क्या है भेदभाव की भावना है। लेकिन प्रकृति के अर्थात के अंदर ये जो बादल और पक्षी हैं इनके अंदर इस तरह की कोई भावना नहीं है, एक दूसरे से किसी तरह का वैर भाव नहीं है। और नहीं पर्वत और पहाड़ों में, पानी में, ये आपस में क्या है एक दूसरे की बात
समझते हैं। कैसे? चिट्ठियां, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाजते हैं। पेड़, पेड़ कैसे? जब बादल पेड़ों पर पानी गिराता है, पहाड़ों पर पानी गिराता है, तो समझ जाते हैं ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं। जब बादलों का पानी पहाड़ों पर गिरता है, एक मीठी मीठी खुशबू बहने लग जाती है, वो क्या संदेश देती है? प्रेम का संदेश देती है, वे आपसी सद्भावना का संदेश देती है। ऐसे ही पहाड़ों पर, तो यहाँ पे देखो बेटा, पेड़ पौधे पानी और पहाड़, पेड़ पौधे पानी और पहाड़। यहाँ क्या है? पै की बार बार आवृत्ति आई है, यहाँ पे भी पै 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 है। पै की आवृत्ति के कारण यहाँ क्या है? अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। तो लेखक ने, कवि ने अनुप्रास अलंकार का अच्छी तरह से प्रयोग किया है। बाँचते होता है बेटा पढ़ना, बाँचना, बाँचना क्या है? पढ़ना। तो कौन पढ़ते हैं? पेड़ पौधे और पहाड़। अब फिर से व्याख्या मैंने आपकी बात आज लिख के रखी है, तो इसको देखो। पक्षी, बादल, हवा, इन्हें कोई भी बांध कर नहीं रख सकता। यह एक देश से दूसरे देश, महादेश, एक महादेश से दूसरे महादेश, ऐसे ही एक जगह से दूसरे जगह आते जाते रहते हैं। ये एक तरह से वहां का संदेश लेकर आते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि इनकी कोई सीमा नहीं है, ये एक देश से दूसरे देश स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है। और एक देश का संदेश ये दूसरे देश में जाके संदेश दे सकते हैं, देते हैं। हम तो उनकी भाषा को नहीं समझ सकते, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में बहती ही हुई हवा सिर्फ महसूस की जा सकती है। मनुष्य क्या है? जो हवा बहती है उसको महसूस कर सकता है। हम उनके द्वारा लाए गए संदेशों को समझ नहीं पाते। उनके द्वारा लाए गए यह जो पत्र है, पेड़ पौधे पानी और पहाड़, सब अपने अपने तरीके से कहकर सुनाते हैं। जैसे एक देश का पानी दरिया बनकर बहता है, तो दूसरे देश तक भी पहुंचता है। अपने अपने तरीके से ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो प्रकृति है, उन्हें अगर हम देखें तो दूर से नजर है। इसमें कवि बताते हैं, पहाड़ों को देखने से ये पहाड़ है। पानी क्या है? पानी एक देश से दूसरे देश में, ने बताया है कि पहाड़ भी ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिस देशों के बीच में है, तो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि वे एक दूसरे देश में झांक कर ये देख रहे हैं वहां की स्थिति क्या है। ऐसा कवि बता रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है। पहाड़ क्या है? हवाओं को संदेश देते हैं, हवाएं दूसरी वहां पे पहुंचा। इस तरह से यहाँ पे कल्पना के माध्यम से कवि ने बहुत अच्छा प्रस्तुत किया है। जैसे झांक रहे हैं एक देश से दूसरे देश की ओर। कौन झांक रहे हैं? पहाड़। पहाड़ ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, कभी एक देश में झांक रहे हैं, कभी दूसरे देश में झांक रहे हैं। इसी तरह से पेड़ पौधे जब फूलों से भर जाते हैं, उनमें एक नई महक पैदा हो जाती है। पेड़ पौधों पर क्या होते हैं? फूल और फल आते हैं, तो उनमें एक खुशबू आने लग जाती है। तो वो भी बिना किसी बंधन के आजादी से बहती है और अपनी खुशबू फैलाती है। वो पेड़ पौधे भी कोई बंधन नहीं रखते कि मेरी खुशबू इसी एरिया में जानी चाहिए। जो हवा चलती है वो उनकी खुशबू को लेकर इधर उधर फैला देती है, अर्थात हवा पर किसी तरह का कोई भी बंधन नहीं होता। अगला पैराग्राफ है बेटा, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को भेजती है। आंकना मीन्स अंदाजा लगाना। हम तो केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं कि हाँ, एक देश की धरती दूसरे देश को क्या है? हवा भेजती है, कोई संदेश देती है। हम उसको अच्छी तरह से नहीं समझ पाते, हम तो सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। वह सौरभ हवा में तैरते हुए सुगंध क्या है? हवा में तैरते हुए सौरभ होगी सुगंध। जो वो सुगंध है, एक देश की सुगंध है, वो क्या है? हवा में तैरते हुए। हवा क्या है? उस सुगंध को लेकर जाती है, बहती रहती है अपने साथ। पक्षियों की पांखों पर तिरता है। ऐसा महसूस होता है जो हवा है, जो सुगंध है, पक्षियों की पांखों पर
बैठ जाती है। और पक्षी क्या है, एक देश से दूसरे देश कभी इधर कभी उधर उड़ते रहते हैं। वो उस हवा को, उस सुगंध को, जो प्रेम पूर्ण सुगंध है, उसको फैलाती रहती है। अर्थात जो भगवान का संदेश है, भगवान जो प्रेम पूर्वक संदेश देते हैं, एकता का संदेश देते हैं, जो भी संदेश देते हैं, उसको क्या है, पक्षी अपनी पंखों पर बैठाकर इधर उधर फैलाते रहते हैं। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। भाप जैसा भी आपको पता है, वाष्प, जब जहाँ का वातावरण गर्म होगा, पानी हल्का होगा तो ऊपर बढ़ जाता है। आपने साइंस में पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा है कि पानी गर्म होगा, वो भाप में परिवर्तित होगा, भाप ऊपर जाएगी और वो बादलों में परिवर्तित हो जाएगी। तो उसी तरह से कवि बता रहे हैं कि एक देश का पानी भाप के रूप में बनकर ऊपर चला जाता है और बादल के रूप में जाकर किसी और देश में जाकर बरस जाता है। ये भी एक अद्भुत रचना है कि किस तरह से एक देश का पानी, तो इसके माध्यम से भी कवि कहता है कि उस पानी के माध्यम से भी क्या है, भगवान हमें कोई संदेश देना चाहते रहते हैं। और ये क्या है, बादल एक डाकिए का काम करते हैं। उस देश की संस्कृति, उस देश का कुछ ना कुछ वहां तक भिजवाते हैं, दूसरे देश तक, कहीं ना कहीं उसमें आपस में करते हैं। कौन? बादल। कैसे? भाप के द्वारा पानी को, एक देश के पानी को दूसरे देश में पानी को बरसाकर, अर्थात उस देश के कुछ ना कुछ पानी के थ्रू वहां पर भेज देते हैं। अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। कवि कहते हैं हम तो सिर्फ एक ही अंदाजा लगा सकते हैं, अंदाजा हो गया अनुमान, कि एक देश की धरती दूसरे देश को खुशबू भेजती है। एक देश की जो धरती है दूसरे देश में अपनी मिठास, मीठी खुशबू, अपनी जो संदेश है एकता का, जो कोई भी संदेश है वो वहां तक भेजती है। हम तो सिर्फ इतना ही अंदाजा लगा सकते हैं, जब हवा बहती है, पक्षी एक देश से दूसरे देश जाते हैं और बादल बरसते हैं इस धरती पर, हम तो सिर्फ यही अंदाजा ही लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी सुगंध अर्थात खुशबू भेज रही है। लेकिन यहाँ पे कवि क्या है, कल्पना करते हुए कहते हैं कौन सा संदेश भेजती है, वो सबके साथ एकता का संदेश भेजती है, किसी तरह का भेदभाव न करने का संदेश भेजती है, आपसी प्रेम पूर्वक रहने का संदेश भेजती है। यही हवा के द्वारा खुशबू चारों ओर फैल जाती है। कुछ पक्षी अपने साथ लेकर चले जाते हैं, कुछ हवा के साथ इधर उधर बह निकल जाती है। कवि ने कितनी सुंदर कल्पना की, और यह सच्चाई भी है जो हमारे प्रकृति में विद्यमान है, जो कि ईश्वर की हमें बहुत बड़ी देन है। क्या क्या देन है ईश्वर की हमें? प्रकृति क्या है? हमारे चारों तरफ का आवरण क्या कहलाता है? प्रकृति। जो प्रकृति द्वारा बनाया गया है, हमने खुद नहीं बनाया, जो प्रकृति द्वारा हमें दिया है वह हो गए प्राकृतिक। बादल, हवा, पेड़, पक्षी एक जगह से दूसरी जगह अपने संदेश को लेकर जाते हैं और वही इस संदेश को समझ पाते हैं। हम इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते, हम तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कवि कहते हैं जो भगवान का जो ये संदेश है, जो पेड़ पौधों, बादलों और पक्षियों के द्वारा लाया जाता है, इसे कौन समझ सकता है? प्रकृति ही समझ सकती है, हम नहीं समझ पाते। यह तो हम भी जानते हैं कि विज्ञान के विषय में पढ़ते हैं कि जब हमारा तापमान अधिक हो जाता है तो पानी वाष्प बनकर अर्थात भाप बनकर ऊपर की ओर उठता है और आसमान में जाता है। वह तापमान कम होने के कारण बादलों में समा जाता है, वाष्प कण बन जाते हैं, और जब बादल एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो वर्षा बनकर बह निकलते हैं और एक सुंदर वातावरण में अपनी खुशबू छोड़ते हैं। यह एक देश का पानी वाष्प के रूप में देश में वर्षा बनकर बिखरता है, बरसता है। यह बहुत ही अनोखा दृश्य है। इसे ही कवि ने कहा है कि एक जगह का की जो खुशबू है, जो पानी है, दूसरे देश में जाकर बरसता है और हमारा संदेश वहां पर पहुंच जाता है। तो कवि इस माध्यम से, कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहता है? हमें संदेश देना चाहता है जिस तरह से प्रकृति पर किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता, कोई सीमा नहीं है, किसी तरह का भेदभाव करने का भाव नहीं है उसके अंदर, उसी तरह से हमें भी क्या करना चाहिए? किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी जाति या धर्म के आधार पर किसी चीज को नहीं बांटना चाहिए, बल्कि सबको समान समझना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने हमें एक समान बनाया है।
लेकिन हम सब ने क्या है, उनको आपस में धर्म और जाति के आधार पर बांट दिया है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने डाकिया बनकर इनको डाकिया बताकर क्या बताया है कि हमें क्या करना चाहिए। भगवान जिस तरह से ये भगवान के दूत है, उसी तरह से हमें भी समाज में सुधार करने चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए, जो कुछ हो गया उसमें बदलाव करना चाहिए। तो बेटा ये थी इस कविता की व्याख्या। अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।